वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 8 में लिटरेरी टर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो स्टार्ट हो जाइए आज के सेशन के लिए। और सबसे पहले क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे हम जुड़ेंगे आप सभी से। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 स्क्रीन पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, जल्दी से आंसर करिए इसका। द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, अ डांस सॉन्ग विच बाय अ स्टोरी strolling singer or a band of singers to the accompaniment of a harp or a fiddle is known as। बताना है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कि एक ग्रुप होता है, डांस सॉन्ग्स होती हैं जो कि ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है, बैंड होते हैं सिंगर्स के, और वो किसी एक इंस्ट्रूमेंट के साथ में जिसको हम हार्प और फिडल के नेम से जानते हैं उसके साथ में वो डांस सॉन्ग जो होता है वो गाया जाता है, डांस के साथ में वो सॉन्ग को सिंग किया जाता है। तो वो कौन सा फॉर्म ऑफ पोइट्री है आपको बताना है, बैलेड, ओड, डिएडल या लिरिक। ऑप्शन ए बी सी में से करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज नोन एट बैलेड। जहां पे हार्प या इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है आप उसको बैलेड बोलोगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन है, द टर्म यूज्ड फॉर शॉर्ट परफॉर्मेंस often facial usually sandwiched between the acts of a long play is called। क्वेश्चन है कि जब कोई प्ले के बीच में किसी प्ले के दो एक्ट्स के बीच में कोई ऐसी फेशियल कॉमेडी होती है, शॉर्ट परफॉर्मेंस होता है, उस टर्म को क्या बोला जाता है। स्पेशली वो प्लेज के लिए होता है, किसके लिए, जब कोई ड्रामा लिखा जाता है उसके बीच में, मीन्स कॉमिक रिलीफ देने के लिए, एक तरीके का ऑडियंस बोर ना हो तो कुछ ऐसा एक एलिमेंट उसमें से ले आया जाता है, वो परफॉर्मेंस के बेस पे होता है, वो लाफ्टर क्रिएट कर सके, फेशियल कॉमेडी क्रिएट कर सके, तो उसको क्या बोला जाता है। वन एक्ट प्ले बोला जाता है, पोएटिक जस्टिस, कॉमिक रिलीफ या इंटरल्यूड। एंड ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट वुड बी इंटरल्यूड। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, तो इस पे आप टिक कर लीजिए। नंबर 3 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द सेकेंडरी एपिक इज नोन एज। सेकेंडरी एपिक क्या होता है उसको आपको बताना है, उसको किस और अदर नेम से जाना जाता है, दैट इज लेजेंडरी एपिक और नॉवेल, बैलेड या फिल्मी एपिक। ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। Legendary epic is also known as the secondary epic। Secondary epic is also known as the legendary epic। तो ये हम यहाँ पे इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4, 5th एंड 6th नंबर क्वेश्चन है। नंबर 4 को पहले देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा में ब्लैंक वर्ड्स का अगर हम बात करते हैं तो किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और ऑप्शन ए ड्राइडेन, मार्लो, चौसर या अर्ल ऑफ सुरे, विच इज वन इज द आंसर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, अर्ल ऑफ सुरे। मार्लो को अगर हम बोलते हैं, इनकी ब्लैंक वर्ड्स का जो यूज करा हुआ है मार्लो ने अपने ड्रामाज में, उसको बोला जाता है माइटी लाइन्स ऑफ मार्लो। माइटी लाइन्स ऑफ मार्लो का मतलब है बहुत ही ब्रिलियंटली मार्लो ने ब्लैंक वर्ड्स का यूज अपने इंग्लिश ड्रामा में किया हुआ है या अपने ड्रामाज में किया हुआ है। एक तरीके से आप बोलोगे तो पॉपुलराइजेशन किसने किया है, पॉपुलराइज किसने किया है ड्रामा को ब्लैंक वर्ड्स में ड्रामा को, तो वो मार्लो को जाता है, क्रिस्टोफर मार्लो। और इसके साथ ही साथ अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन जो होगा वो अर्ल ऑफ सुरे, हेनरी होवर्ड जिसको बोला जाता है, अर्ल ऑफ सुरे, उनके नेम के साथ में जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा, ठीक है, डी होगा। नंबर 5 इज सरियलिज्म वाज अ मूवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर विच ओरिजिनेटेड इन। सरियलिज्म की बात करते हैं तो ये एक तरीके का मूवमेंट था, एक तरीके का लिटरेचर में, आर्ट में मूवमेंट था। तो आपको बताना है ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, उसका आंसर देना है आप सभी को। ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा करेक्ट आंसर है, इंग्लैंड, इटाली, फ्रेंच या जर्मनी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, फ्रेंच। ओके, फ्रेंच इज द वर्ड, सिटी या फ्रेंच इज द कंट्री जहां पे ये ओरिजिनेट। सरियलिज्म की बात करते हैं तो ये 20th सेंचुरी का मूवमेंट था। कब का, 20th सेंचुरी। और आर्ट एंड लिटरेचर से रिलेटेड ये मूवमेंट था जो कि इसमें इवेंट्स और इमेजेस को जो अनरिलेटेड होते थे उनको एक साथ में रख करके उनको एक
आगे जो व्यक्त करने की कोशिश की जाती थी, जो घटनाएं थी, जो इमेजेस और इवेंट्स होते थे, एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट नहीं करते थे और ऐसी आकृतियों को मिला के जो घटनाएं होती थी मस्तिष्क में उसके बारे में एक्सप्रेस करने का ट्राई किया जाता था, एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाती थी। तो ये है सररिज्म, जो कि 20th सेंचुरी का मूवमेंट है आर्ट एंड लिटरेचर से रिलेटेड। और ये सबसे पहले कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ? दैट वाज इन द कंट्री फ्रांस। नेक्स्ट वन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म न्यू रोमांटिसिज्म कैन बी एसोसिएटेड। न्यू रोमांटिसिज्म की बात करते हैं तो किसने इसको एसोसिएट किया जाता है, किससे इसको? आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन W.H. ऑडिन, एजरा पाउंड, इलियट या डेलन थॉमस। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, डेलन थॉमस इज द आंसर, जो कि न्यू रोमांटिसिज्म से ये कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा है 7, 8 एंड 9 क्वेश्चन लिटरेरी टर्म से रिलेटेड है इंग्लिश लिटरेचर में, और आज हम प्रैक्टिस सेट 8 डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो व्हाट इज ओकेजनल पोएम? ओकेजनल पोएम क्या होती है, इसका आंसर देना है। ABC में से ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन है और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर हम पढ़ेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे C होगा। ओकेजनल पोएट्री वो होती है जो कि किसी स्पेसिफिक ओकेजन को मेमोराइज या उसको एडॉर्न करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए जब कोई पोएम लिखी जाती है, उस मेमोरी को याद करते हैं किसी स्पेसिफिक ओकेजन, चाहे वो शादी का हो जाए, चाहे वो किसी की बर्थडे का हो जाए या किसी के मैरिज का हो जाए, एनिवर्सरी का हो जाए, तो ऐसी कोई चीजें जब मेमोराइज की जाती हैं उसकी हम प्रशंसा करते हैं और वो क्या करते हैं किसी पोएटिक लाइन के थ्रू करते हैं, तो उसको हम ओकेजनल पोएम बोला जाता है। इसीलिए ऑप्शन सी, अ पोएम रिटन टू अडॉर्न और मेमोराइज अ स्पेसिफिक occasion is called occasional poem. Okay, number 8 we have the question, what kind of poem is monody? monody किस तरीके की पोएम है, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए, इट इज अ काइंड ऑफ अ पोएम दैट इज रिलेटेड टू वेलकम। इसके साथ ही साथ अगर नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज अ पोएम ऑफ सॉरो, इट इज अ पोएम अबाउट नेचर, इट इज अ पोएम ऑफ मैरिज। व्हाट इज द मोनोडी पोएम? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। जो पोएम सॉरो से रिलेटेड होती हैं उनको हम मोनोडी पोएम्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। और ये स्पेशली जो होती है एक आवाज, मोनोडी मीन्स मोनो मतलब होता है वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब कोई ओड या कोई सॉन्ग जो ऐसा होता है जो एक आवाज में गाया जाता है, मीन्स किसी एक की आवाज में गाया जाता है, उसको हम मोनोडी बोलते हैं। और ये स्पेशली जो होती है एलेजी या पोएम जो होती है सॉरो पोएम से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, डर्ज या रिलीजी रिलेटेड पोएम्स जो होती हैं परफॉर्म बाय वन पर्सन, दैट इज कॉल्ड मोनोडी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नंबर 9 क्वेश्चन है, अ लाइन ऑफ अ वर्ड्स दैट हैव 5 फीट इज नोन एज। बताना है कि जो एक लाइन में वर्ड्स की वो लाइन या पोएटिक लाइन जो होती है, पोएटिक लाइन ऑफ वन पोएटिक लाइन जिसमें 5 फीट होते हैं उसको क्या बोला जाता है? मोनोमीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पेंटामीटर। पेंटा मीन्स होता है 5, हेक्सा मीन्स होता है 6। ओके, क्वाड्रेट मीन्स होता है 4, ट्रिपलेट मीन्स होता है 3, कपलेट मीन्स होता है 2, मोनो मीन्स होता है 1, मोनोमीटर मीन्स होता है 1 जिसमें फीट होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पेंटा बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। चलिए क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। 10, 11 एंड 12 क्वेश्चन। 6 आयम्बिक फीट, पहले 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और 12 सिलेबल iambic lines is known as। 6 iambic feet की वो लाइन क्या बोली जाती है जो कि iambic फॉर्म में लिखी जाती है, हेक्सामीटर के फॉर्म में लिखी जाती है, 12 सिलेबल्स होते हैं उसमें। चौसरियन लाइंस बोली जाती है, अलेक्जेंड्रियन, स्पेंसेरियन या शेक्सपियरियन। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा यहाँ पे, अलेक्जेंड्रियन। ओके, स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखा जाता है, स्पेशली इसको बोला जाता है अलेक्जेंड्रियन। जो लास्ट लाइन होती है स्पेंसेरियन स्टेंजा की वो अलेक्जेंड्रियन होती है। और इसमें क्या होता है कि 6 एम्बिक फीट्स होते हैं और उसमें 12 सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, 6 एम्बिक फीट में 12 सिलेबल्स में ये लिखा जाता है, इसको हेक्सामीटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 11, मिरेकल प्लेस डील्ड विथ। मिरेकल प्लेस किससे डील विथ करते हैं, मीन्स उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है?
द लाइव्स ऑफ कॉमन, द लाइव्स ऑफ घोस्ट, लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टायर्स। ऑप्शन डी है लाइव्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। तो ऑप्शन सी होगा मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस की बात है। मिरेकल मतलब होता है चमत्कार, ठीक है, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मिरेकल प्लेस में जो सेंट्स और मटायर्स होते हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड जो मिरेकल्स होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये मेडिवल प्लेस के नेम से जाने जाते हैं, मिस्ट्री, मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस। दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ प्लेस जो कि मेडिवल लिटरेचर में बहुत ही डोमिनेंस था इनका, और उसी से रिलेटेड पोइट्रीज लिखी जाती थी। बेसिकली ये रिलीजियस पोइट्रीज हुआ करती थी। 12 नंबर क्वेश्चन को आंसर करिए। अ कॉम्पोजिशन दैट इमिटेट्स समबडीज स्टाइल इन ह्यूमरस वे इज कॉल्ड। चलिए आंसर करिए इसका। एक कोई कॉम्पोजिशन ऐसा होता है जो कि किसी की स्टाइल को इमिटेट करता है, और किस वे में करता है, ह्यूमरस वे में किया जाता है, उसकी स्टाइल को कॉपी किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक, पैरोडी, मेलोडी या लाफिंग स्टॉक। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दैट इज नोन एज पैरोडी। ऑप्शन बी इज द आंसर। पैरोडी अगर बोले जाते हैं तो पैरोडी बहुत ड्रामा नॉवेल्स हैं, जैसे आपका रिचर्डसन का नॉवेल पामेला है जो कि हेनरी फील्डिंग ने उसको पैरोडी एक नॉवेल लिखा हुआ है। तो ऐसे जो किसी की स्टाइल को लाफ करते हुए ह्यूमरस वे में किसी और की सीरियस स्टोरी को उसको लाफ वे में प्रेजेंट करता है, तो वहां पे और उसकी स्टाइल को कॉपी करता है अपनी कोई दूसरी क्रिएशन के लिए, तो उसको हम पैरोडी बोलते हैं। नंबर 13, 14 एंड 15 क्वेश्चन है। नंबर 13 पहले डिस्कस करते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिश्ड इन द विच पीरियड? किस पीरियड में कॉमेडी ऑफ मैनर्स का फ्लरिशमेंट हुआ था? आप ये कह लो कि उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा इस तरीके के वर्क्स लिखे जाते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर से रिलेटेड वर्क्स का या ड्रामास का डोमिनेंस था उस टाइम पे। रेस्टोरेशन पीरियड था, विक्टोरियन पीरियड था, रोमांटिक या एलिजाबेथन? ऑप्शन ए इज द आंसर। दैट पीरियड इज नोन एज रेस्टोरेशन पीरियड। तो ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए इज द आंसर। कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिश्ड इन द पीरियड रेस्टोरेशन, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। मैनर्स की बात होती है तो जो मैनर्स अपर मिडिल क्लास के लोग फॉलो किया करते थे, उनकी जो लिविंग स्टाइल हुआ करती थी, जो सोसाइटी का एक लिविंग स्टैंडर्ड था, उससे रिलेटेड उनके स्टाइल, उनके लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके जो एक तरीके से जो कल्चर वो फॉलो किया करते थे, उससे रिलेटेड जो ड्रामाज लिखे जाते थे उनको हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स में काउंट करते हैं। और रेस्टोरेशन पीरियड में चार्ल्स सेकंड जब रेस्टोर किया था इंग्लैंड में अपनी रेन को, तो उस टाइम पे इस तरीके के लिटरेचर, आर्ट, कल्चर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था इंग्लैंड में। नंबर 14 क्वेश्चन को देखते हैं। द टर्म प्रॉब्लम प्लेस वाज क्वाइंड बाय हुम? क्वाइंड बाय हुम मींस किसने इसको क्वाइंड किया हुआ था? आपको इसका आंसर देना है। प्रॉब्लम प्लेस, जो कि प्रॉब्लम प्लेस होते हैं जहां पे किसी स्पेसिफिक टाइम से रिलेटेड, वहां उस टाइम के जो सोसाइटी में करप्शन या सिचुएशंस होती हैं उसको जब एक तरीके से हाईलाइट करते हुए, फोकस करते हुए कोई प्ले लिखा जाता है, कोई ड्रामा लिखा जाता है, तो वो प्रॉब्लम प्लेस की कैटेगरी में आता है। तो किसने इसको क्वाइन किया था? जीबी शॉ, सिडनी वेब, जॉन गाल्सवर्दी या सिडनी ग्रॉन्डी? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द आंसर, सिडनी ग्रॉन्डी इज द आंसर। और जीबी शॉ को भी हम बहुत अच्छे से, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ यहाँ पे होना चाहिए, और इसके साथ ही जॉन गाल्सवर्दी को भी, बहुत फेमस प्रॉब्लम प्ले राइट है जॉन गाल्सवर्दी 20th सेंचुरी के, और ये आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है यूपीटीजीटी के। नंबर 15 क्वेश्चन को देखते हैं। डैश है यहाँ पे। इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट डेमोन्स्ट्रेट द लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न्स थ्रू स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स पर्टिकुलरली इन वर्ड्स फॉर्म इज नोन एज? वर्ड्स फॉर्म में जो डिवाइस होती है, लिटरेरी डिवाइस जो लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न्स में होती हैं, वो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स के फॉर्म में होती हैं। आपको बताना है वो वर्ड्स फॉर्म क्या कहलाता है, मीटर, रिदम, राइम या एलिट्रेशन, और उसको ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि इसको हम मीटर बोलते हैं। अनस्ट्रेस और स्ट्रेस लाइन का जो पैटर्न होता है इसको मीटर बोला जाता है। जैसे आयम्बिक पेंटामीटर, पेंटामीटर में क्या होता है? आयम्बिक पेंटामीटर में इसमें 5
आपके फीट होते हैं जिसमें 10 सिलेबल्स होती हैं और अनस्ट्रेस और स्ट्रेस के फॉर्म में ऐसे सिलेबल्स लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस जो सिलेबल्स होते हैं वर्स फॉर्म में, उनको बोला जाता है मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 17, 18 क्वेश्चन। व्हाट वाज द चीफ पर्पज ऑफ इंटरल्यूड? इंटरल्यूड अभी हमने डिस्कस किया था, इसका क्या चीफ पर्पज होता है, मींस मेन किस लिए इंटरल्यूड का इंक्लूजन होता है ड्रामा में, क्यों इंक्लूड किया जाता है, आपको बताना है। दिस इज रिलेटेड टू कैथारसिस, डिडक्टिसिस या अम्यूजमेंट या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। दिस इज रिलेटेड टू अम्यूजमेंट। ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नंबर 17 को देखते हैं। द चीफ pioneer of the aestheticism movement were Baudelaire and who were with him? गॉटियर या यहाँ पे फिर से आ गया है गॉन्टलेयर या क्रेजियो। यहाँ पे हम वॉल्टर पेटर लिख देते हैं। जी हाँ, वॉल्टर पेटर लिख देते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर हम मीन्स पायोनियर की बात करते हैं, जो अग्रदूत हैं एस्थेटिक मोमेंट के, एस्थेटिसिज्म मोमेंट के, तो वो हैं बाउडलेयर एंड गॉटियर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 18। द वर्ड डायलॉग इज डेराइव्ड फ्रॉम डायलॉग विच इज अ। जो डायलॉग वर्ड है वो डायलॉग से निकला है। ये कौन सा वर्ड है? डायलॉग जर्मन वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है? ऑप्शन डी इज द आंसर, दैट इज अ ग्रीक वर्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डायलॉग is the word which is a Greek word and dialogue is an English word which is derived from this word. Okay, next number questions we have here 19, 20 and 21. A short pithy instructive saying is, जो short pithy instructive sayings होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? sayings means जो कहावत होती हैं बट वो इंस्ट्रक्टिव होती हैं, एक तरीके से आपको किसी कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देती हैं, कोई ना कोई आपको बातें उसमें बताती हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, उसको क्या बोला जाता है? एडेज, प्रोवर्ब, एफोरिज्म या नन? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, उसको हम बोलते हैं एफोरिज्म। ठीक है, ऑप्शन डी इज दी सी इज द करेक्ट आंसर। और एफोरिज्म अगर बात करते हैं तो बेकन सबसे फेमस एग्जाम्पल है इसके। फ्रांसिस बेकन एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए ये जाने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में और अपने एसेज में। तो इंस्ट्रक्टिव और शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव जो सेइंग्स बेकन ने अपने एसेज में यूज करा हुआ है, दैट इज नोन एज, और वही उनकी स्टाइल को एफोरिस्टिक स्टाइल बनाती है। नंबर 20 क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखते हैं। हु यूज द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी? निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म का यूज किसने करा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में निगेटिव कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये दो कंफ्यूजिव चीजें हैं, बहुत लोग गलत करके आते हैं। तो इसमें आप समझ लीजिए ये किसने यूज करा है नेगेटिव कैपेबिलिटी, दैट इज कीट्स। और अगर हम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात करते हैं तो दैट इज कॉलरिज। ओके, नंबर 21 क्वेश्चन। व्हाट आई मीन बाय सेनेक्डोकी? यहाँ पे व्हाट इज मीन्ड बाय होना चाहिए। A part of something used to signify the whole of something used to signify a part, a human object endowed with human feeling, या the term is pronunciation। सेनेक्डोकी क्या है, इसका आंसर बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, ये एक तरीके का लिटरेरी डिवाइस है, आपको बताना है कि क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे होगा ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द आंसर। A part of something used to signify the whole। किसी चीज का पार्ट को अगर हम उसको, वो किसी पूरी चीज को एक तरीके से सिग्निफाई करता है, एक पार्ट उसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेनेक्डोकी बोलते हैं। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हार्ड हेड का मतलब क्या हुआ? वर्कमैन, वर्कर या वर्कर की बात करते हैं। तो हार्ड हैंड का मतलब यह किसी चीज को यहाँ पे इसको सिग्निफाई के लिए करने के लिए एक पार्ट हार्ड हैंड का यूज करा जा रहा है या सोसाइटी का यूज करते हैं।
सोसाइटी मीन्स क्या होता है, होल सोसाइटी, तो कॉमन हाई सोसाइटी की बात होती है। तो इस तरीके से जब किसी चीज को, पूरी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए उसके एक पार्ट को हम व्यक्त करते हैं, जैसे सोसाइटी की बात हो गई तो पूरे सोसाइटी की बात हो रही है, इट मीन्स एवरीवन इंक्लूडेड इन सोसाइटी, men, women, children and whatever that is boy or girl, everyone is known as society। और वहां पे इसीलिए इस चीज को पूरी चीज ना बोल करके हम सोसाइटी की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं जहां लोग रहते हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेनेक्डोकी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आज हमने लिटिल टर्म्स के वे में पढ़े हुए हैं। प्लीज सेशन को आप सभी शेयर कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड किसी तरीके से आपको कोई अदर वीडियो चाहिए या कुछ किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर मेंशन करिएगा। और साथ ही साथ बने रहिए चैनल के साथ में। अब आगे हम अपने प्रैक्टिस सेट लिटरेरी टर्म से ही डिस्कस करेंगे इसी चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस।